हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारे यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। मैं एक बात बता दूं आपको कि भारत राजनीतिक रूप से इतना विस्तृत नहीं हुआ जितना कि संस्कृति के रूप में। भारत सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध देश माना जाता है। भारत सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध देश माना जाता है। आइए देखते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो कहाँ कहाँ तक फैली है। जहाँ तक ये भारतीय संस्कृति फैली है उस सब को बृहत्तर भारत कहते थे। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ वह सभी देश बृहत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं। कौन से बृहत्तर भारत के अंतर्गत? बृहत्तर भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी जहाँ भारतीय संस्कृति फैली है उस क्षेत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कहाँ है? नंबर 1 मध्य एशिया, 2 पर उत्तर एवं उत्तर पूर्व के देश और दक्षिण पूर्व के देशों के साथ भारत के संबंध। यहाँ तक भारतीय संस्कृति फैली है। कहाँ पर? मध्य एशिया, उत्तर एवं उत्तर पूर्व के देशों में, दक्षिण पूर्व के देशों के साथ। तो मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे? मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं खोतान, तुर्फान, कूची, कासगर, यारकंद, समरकंद और बुखारा। इस पूरे देश मध्य एशिया के अंतर्गत आएंगे जहां भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ था। उत्तर एवं उत्तर पूर्व के देश इसके अंतर्गत आते हैं चीन, तिब्बत, मलेशिया, कोरिया और जापान। इसके अंतर्गत कौन आएंगे? चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया और जापान। दक्षिण पूर्व में ये सुमात्रा, जावा, मलेशिया, कंबोज, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया इत्यादि देश आएंगे। तो इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार होता था और इन सब क्षेत्रों को मिलाकर कहते थे उसे बृहत्तर भारत। आइए देखते हैं मध्य एशिया के भारत की संस्कृति का प्रसार। मध्य एशिया मौर्य शासक अशोक के धर्म प्रचार ने भारतीय संस्कृति को मध्य एशिया में फैला दिया। मौर्य शासक अशोक के धर्म प्रचार ने भारतीय संस्कृति को मध्य एशिया में फैला दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य शासक जो अशोक महान है उनके काल में धर्म का, विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ था। चीन, भारत तथा ईरान के बीच स्थित प्रदेश को मध्य एशिया और चीनी तुर्किस्तान भी कहा जाता है। चीन, भारत तथा ईरान के बीच स्थित प्रदेशों को मध्य एशिया एवं चीनी तुर्फान भी कहा जाता है। अब ये मध्य एशिया के क्या है देश? सबसे पहले है खोतान। कौन सा है? खोतान। अब खोतान मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित खोतान भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो खोतान कहाँ स्थित है? मध्य एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में। अशोक के पुत्र कुणाल ने यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की। यहाँ पर हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? अशोक के पुत्र कुणाल ने। कुणाल का पुत्र एउल तथा पौत्र विजय संभव हुआ। मतलब कुणाल का पुत्र था एउल और उसका पौत्र था विजय संभव। इसके बाद खोतान के सभी राजाओं के नामों का प्रारंभ विजित से ही मिलता है। यानी विजय संभव के बाद खोतान के सभी राजाओं का नाम किससे प्रारंभ होता है? विजित से। विजित संभव के शासनकाल में बैरोचेन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। तो बैरोचेन नामक एक बौद्ध विद्वान है, उन्होंने खोतान में क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रसार। चीनी यात्री फाहियान खोतान में बौद्ध धर्म के प्रसार के विवरण का प्रस्तुत करता है। यानी बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ होता है? खोतान में। इसका विवरण कौन देता है? चीनी यात्री फाहियान। महायान भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। यानी खोतान में
महायान भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। महायान मतलब है बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो वहां पर महायान शाखा के भिक्षुओं की संख्या अधिक थी खोतान में। प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा सा पेंगोड़ा बनाता था। क्या बनाता था? छोटा सा पेंगोड़ा। गोमती विहार बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां 3000 भिक्षु निवास करते थे। यानी खोतान में गोमती विहार बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 433 ईस्वी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में खोतान आया। तो कौन आता है खोतान? धर्मक्षेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए खोतान जाते हैं। आगे का देश है कूची, इसको कूचा के नाम से भी जाना जाता है। खोतान के बाद दूसरा प्रमुख केंद्र आता है मध्य एशिया में कूची। यहाँ राजा तथा प्रजा दोनों बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म को पूरी तरह से मानने वाले थे। चतुर्थ शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ स्तूप व मंदिरों की संख्या 10,000 के लगभग थी। यानी चतुर्थी शताब्दी तक यहाँ बौद्ध स्तूपों एवं मंदिरों की संख्या कितनी हो गई थी? 10,000। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भारतीय संस्कृति का कितना प्रसार था। कश्मीर के विद्वान कुमारायण कूची के राजा के गुरु थे। कश्मीर के एक विद्वान थे, वो कूची के राजा के क्या थे? गुरु। कूची में ही जीना नामक कन्या से विवाह किया और इन दोनों की कुमार जीव का जन्म हुआ। यानी कूची के राजा के गुरु थे कौन? कुमारायण। और इन्होंने कूची की एक कन्या थी जीवा, उनसे विवाह कर लिया और उनकी उत्पन्न संतान का नाम है कुमार जीव। इसके अलावा बजक्लिक व कर शहर भी मध्य एशिया के प्रमुख केंद्र हैं। बज शहर भी मध्य एशिया के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। कुमार जीव यारकंद भी गए थे। कास्कर फाइयार ने पंचवर्षीय महोत्सव देखा था। कास्कर में फाइयार ने क्या देखा था? पंचवर्षीय महोत्सव। आगे है भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्व के देशों के साथ संबंध। उसमें सबसे पहले है तिब्बत। तो तिब्बत के साथ भारत के कैसे संबंध थे उनको दिखाएंगे। महाभारत एवं कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में तिब्बत का उल्लेख त्रिविष्टप नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है? त्रिविष्टप नाम से मिलता है महाभारत और कालिदास के रघुवंश में। तिब्बत 3 बड़े क्षेत्रों में विभक्त है, जिन्हें छोकला कहते हैं। तिब्बत 3 बड़े क्षेत्रों में विभक्त है, जिन्हें छोलका कहते हैं। तिब्बत का प्रसिद्ध शासक सांग सेनगम्पो होता है, जिसने मध्य एशिया पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अपने मंत्री थोनमी के साथ 16 अन्य विद्वानों को मगध भेजा। थोनमी के साथ कितने? 16 अन्य विद्वानों को कहाँ भेजता है? मगध। संभोट ने भारतीय लिपि के आधार पर तिब्बत के लिए नई लिपि का आविष्कार किया, अतः इसे तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। किसको? संभोट को। आनंद नालंदा में शांतिरक्षित, ओदंतपुरी से पद्मसंभव, विक्रमशिला से ज्ञानश्री दीपंकर, ये कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाने वाले विद्वान हैं। यानी भारत से तिब्बत जाने वाले विद्वान कौन कौन है? नालंदा से गए थे शांतिरक्षित, ओदंतपुरी और गए थे पद्मसंभव, विक्रमशिला से गए थे श्री ज्ञान दीपंकर। ये हैं शिक्षण संस्थानों के नाम, नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला। और यहाँ के ये हैं आचार्य बौद्ध भिक्षु, जो कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। पद्मसंभव ने तिब्बत में वज्रयान शाखा की स्थापना की। किसने? पद्मसंभव ने।
कमलशीर नालंदा, कहाँ से संबंधित है? कमलशीर नालंदा से, को शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया गया। कमलशीर को तिब्बत में किसके लिए बुलाया गया? शास्त्रार्थ करने के लिए। कमलशीर को दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है तिब्बत में। कमलशीर को क्या कहते हैं? दूसरा बुद्ध। शांति रक्षित व पद्म संभव के निर्देशन में यहाँ समय विहार का निर्माण हुआ। किसके? तिब्बत में समय विहार का क्या हुआ? निर्माण हुआ। चीन चीनी वृत्तांतों के अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश के शासक मिंगती ने स्वप्न में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन किए। यानी चीन का एक राजा थे मिंगती, जिन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन किए। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद दरबारियों ने इनकी पहचान बुद्ध के रूप में की। जब राजा ने सुबह होकर दरबार लगाया तो इसकी चर्चा अपने दरबार में की, तो इसका अनुमान महात्मा बुद्ध से लगाया गया। तब पश्चिम में राजदूत भेजे। तब उस राजा ने भारत की ओर क्या भेजे? राजदूत भेजे। अपने साथ धर्मरत्न व काश्यप मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षु 67 ईस्वी में चीन गए। जब उनके राजदूत यहाँ भारत में आते हैं तो वे 2 राजदूत आए हुए यहाँ से 2 विद्वान धर्मरत्न और काश्यप मातंग, ये दोनों विद्वानों को चीन ले जाते हैं अपने साथ। इनके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया गया। चीन में धर्मरत्न और काश्यप मातंग के लिए रहने के लिए किसका निर्माण करवाया गया? श्वेताश्व विहार का। 78 ईस्वी में नागार्जुन चीन गए। नागार्जुन को महायान शाखा का संस्थापक माना जाता है, जो कि 78 ईस्वी में चीन जाते हैं। पश्चिमी सिन वंश के शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पश्चिमी सिन वंश के शासक बौद्ध धर्म के क्या हैं? संरक्षक माने जाते हैं। सम्राट वो मिन, इनका शासनकाल है 313 से 316 के काल में अनेक मठों तथा विहारों का निर्माण किया गया। यानी चीन में इन राजाओं के शासनकाल में कई मठों व विहारों का निर्माण किया गया। इस समय तक 37,000 बौद्ध भिक्षु चीन में हो चुके थे। नानकिंग व चंगन बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ये चीन में ही है जो कि बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, नानकिंग व चंगन। तांग काल को चीन का बौद्ध काल कहते हैं। यानी चीन में तांग काल जो शासन काल रहा था तांगों का, उस समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए तांग काल को चीन का बौद्ध काल भी कहा जाता है। कुमार जीव भी चीन जाते हैं। कुमार जीव भी चीन जाते हैं। इन्हें वहाँ विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। कुमार जीव को कुलपति नियुक्त किया गया। भारत के प्रारंभिक प्रचारकों में धर्मक्षेम, गुणभद्र, धर्मगुप्त, उपशून्य, परमार्थ आदि। यानी भारत से चीन जाने वाले धर्म प्रचारक, बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रारंभिक कौन थे? प्रारंभ में जाने वाले धर्मक्षेम, गुणभद्र, धर्मगुप्त, उपशून्य, परमार्थ आदि माने जाते हैं। 418 ईस्वी में धर्मजात, यश, रत्नमती, धर्मरुचि, बौद्ध रुचि, गौतम प्रजारुचि चीन गए थे। 8वीं सदी में मगध से तंत्रशास्त्र के पंडित अमोघ वज्र चीन जाते हैं। कौन जाते हैं? अमोघ वज्र चीन जाते हैं। मगध से अमोघ वज्र गए थे चीन के लिए। 971 ईस्वी में मंजूश्री और 973 ईस्वी में धर्मदेव चीन जाते हैं। ये भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। मंजूश्री और धर्मदेव ये कहाँ गए थे? चीन। 1053 ईस्वी में मगध से ज्ञानश्री चीन जाते हैं। 1053 ईस्वी में फिर ज्ञानश्री चीन जाते हैं, जो कि अंतिम आचार्य माने जाते हैं चीन जाने वाले। कोरिया व
जापान। चौथी शताब्दी में कोरिया और जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार यानी भारतीय संस्कृति का प्रसार किस प्रकार हुआ? चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म चीन से कोरिया पहुंचा। कहाँ से पहुंचा? चीन से। पहले चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, फिर वहीं से ये धर्म कोरिया पहुंचा। कोरिया से बौद्ध धर्म जापान पहुंचा। पहले यहाँ चीन में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रसार होता है, वहाँ से फिर कोरिया में, और कोरिया से फिर जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 733 ईस्वी में बौद्धि सैन भारत से जापान जाते हैं, जिसे वहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया। किसको? बौद्धि सैन को वहाँ का कुलपति नियुक्त किया गया। भारत का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के साथ संबंध। भारत का दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के साथ संबंध। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का किस प्रकार के प्रसार होता है? कंबोडिया, कम्बोज और फूनान। कंबोडिया, कम्बोज और फूनान। इस हिंदू उपनिवेश की स्थापना ईसा की प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक भारतीय ने की थी। यानी यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना किसने की थी? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने। वहाँ के लोग वस्त्र पहनना भी नहीं जानते। जिस समय इन्होंने वहाँ भारतीय धर्म की, हिंदू धर्म की स्थापना की, उस समय वहाँ के लोग वस्त्र पहनना भी नहीं जानते थे। कौंडिन्य ने वहीं पर नागी जाति की कन्या से विवाह किया, जिसका नाम था शोभा। विवाह किया और 6ठी शताब्दी में जयवर्मन, रुद्रवर्मन यहाँ के शक्तिशाली शासक बने। सूर्यवर्मन सेकंड ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। यानी सूर्यवर्मन सेकंड। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है कि अंगकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंगकोर वाट में किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर। तो किसने करवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। जयवर्मा सप्तम ने अंगकोरथोम नामक का एक और विष्णु मंदिर बनवाया था, यहीं कंबोडिया में। कंबोडिया के यशोधर्मपुर में भी एक मंदिर है, जिसे बाफुओन मंदिर भी कहा जाता है। श्रीलंका जिसको सियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर वाल्मीकि के रामायण के उल्लेख मिलता है। लगभग 500 ईसा पूर्व दक्षिण भारतीय शासक विजय सिंह ने श्रीलंका में अपना उपनिवेश स्थापित किया। किसने? 500 ईसा पूर्व में विजय सिंह ने श्रीलंका में अपना उपनिवेश स्थापित किया। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं। दक्षिण भारत के से आचार्य बुद्धदत्त 4ठी शताब्दी में गए थे। आचार्य बुद्ध घोष भी श्रीलंका जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। चंपा को वियतनाम के नाम से और अन्नाम के नाम से भी जाना जाता है। 2री तथा 3री शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना होती है चंपा में। कब होती है? 2री तथा 3री शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना हो जाती है चंपा में। यहाँ के प्रसिद्ध शासक भद्रवर्मन ने मायसन में भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। तो मायसन में भगवान शिव के मंदिर के निर्माण करता है भद्रवर्मन। यहाँ के मंदिरों में चालुक्यों की स्थापत्य निर्माण शैली का अनुसरण किया गया है। यानी चंपा में जितने भी मंदिर बनवाए गए हैं, उनमें चालुक्यों की स्थापत्य शैली का अनुसरण किया गया है। पोरनगर का शिव मंदिर व डांग डुआंग बौद्ध मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध है। लवदेश या लाओस को लाओस के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम राम के पुत्र लव के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? लवदेश। यहाँ के प्रथम शासक माने जाते हैं श्रुतवर्मन के पुत्र थे श्रेष्ठवर्मन, जिन्होंने श्रेष्ठपुर बसाया था।
यहाँ पर शैव धर्म का प्रभाव अधिक था, यानी लव देश में या लाओस में शैव धर्म का प्रभाव अधिक था। भद्रेश्वर यहाँ के आदि देवता माने जाते हैं। लाओस के आदि देवता माने जाते हैं भद्रेश्वर। यहाँ पर शालिवाहन संवत चलाया जाता था। श्याम या थाईलैंड, श्याम या थाईलैंड, श्याम को ही थाईलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म व महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। बर्मा के अधीन क्षेत्र था थाईलैंड, यानी बर्मा के अधीन कौन सा क्षेत्र था? थाईलैंड। बर्मा को ही म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ये आगे है अपना बर्मा, म्यांमार। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध से बहुत पहले शाक्य वंश के राजकुमार अधिराज ने बर्मा के उत्तरी भाग को विजित कर लिया। किसने? म्यांमार के उत्तरी भाग को विजित कर लिया था, शाक्य वंश के राजकुमार ने। अशोक के समय स्थविर, उत्तर व सोन यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए आए थे। राजा अशोक के समय कौन? म्यांमार में स्थविर, उत्तर और सोन यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए आते हैं। बर्मा के शासकों में अनिरुद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। इनकी राजधानी पेंगन मानी जाती है। अरिमर्दनपुर, यानी पेंगन को अरिमर्दनपुर के नाम से भी जाना जाता है। क्लानजित्य इनका उत्तराधिकारी था, जिसने पेंगन प्रसिद्ध बुद्ध का आनंद मंदिर के निर्माण करवाया था। क्लानजित्य इनका उत्तराधिकारी था, जिसने पेंगन में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? बुद्ध का आनंद मंदिर। बर्मा के पैगोड़ों का देश भी कहा जाता है। बर्मा को पैगोड़ों का देश भी कहा जाता है। आगे है इंडोनेशिया। यहाँ कई द्वीप स्थित हैं। इन द्वीप समूह को सुवर्ण भूमि कहा जाता था। इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? स्वर्ण भूमि। सुमात्रा द्वीप। दक्षिण भारत के चोल तथा शैलेंद्र शासकों को सुमात्रा में भारतीय संस्कृति स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो सुमात्रा में भारतीय संस्कृति का प्रसार कौन करते हैं? चोल व शैलेंद्र वंशीय शासक। इन्होंने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए। शैलेंद्रों ने सुमात्रा में श्रीविजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना की। शैलेंद्र वंशीय शासकों ने यहाँ श्रीविजय नामक हिंदू राज्य की स्थापना की। जय नामक प्रसिद्ध शासक 684 ईस्वी के आसपास होता है, जिसने साम्राज्य विस्तार किया था। जावा को यव द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 132 ईस्वी में जावा के शासक होते हैं देववर्मा। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप शैलेंद्र शासकों के द्वारा बनवाया गया। जावा में बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था? शैलेंद्र वंशीय शासकों ने। आरसी मजूमदार के अनुसार 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। ये कौन कहते हैं? आरसी मजूमदार का कथन है 8वीं शताब्दी में जावा, सुमात्रा तथा मलाया के भूभागों पर शैलेंद्र नामक एक नवीन राजवंश का उदय हुआ। गुणवर्मा ने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार में लगा दिया। यहाँ चांडी लोरोजोगनम मंदिर स्थित है। ये हिंदू मंदिर है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति स्थित है। चंडी कलशन मंदिर भी स्थित है, जिसे राजा वर्णकरण ने बनाया था। शैलेंद्र वंश के बाद यहाँ पूर्वी जावानी राज्य का उदय हुआ।
जावानी राज्य का उदय हुआ। अब है बोर्नियो। बोर्नियो को वरुण देश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? वरुण देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के राजा मूल वर्मन महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। उन्होंने अनेक संस्कृत प्रशस्तियों को बनवाया था और यहाँ से अनेक संस्कृत प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मण धर्म यहाँ मुख्य रूप से फैला हुआ था। यानी बोर्नियो में मुख्य रूप से कौन सा धर्म फैला हुआ था? ब्राह्मण धर्म फैला हुआ था। आगे है बाली। बाली हिंदू व बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसार का केंद्र माना जाता है। यहाँ हिंदू धर्म भी था और बौद्ध धर्म भी था। यहाँ का राज परिवार कौंडिन्य कुल से संबंधित है। यानी बाली का जो राज परिवार है, यहाँ के जो शासक थे वे कौंडिन्य कुल से संबंधित थे। इत्सिंग के अनुसार बाली बौद्ध धर्म का केंद्र था। उलुवाटू मंदिर, यहाँ पर उलुवाटू मंदिर, तन्हालोट मंदिर, वैशाख मंदिर, सरस्वती मंदिर आदि प्राप्त हुए हैं। मलाया को मलेशिया और मलय द्वीप भी कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार पाटलिपुत्र से मंडोर नाम का राजकुमार 3री शताब्दी में समुद्री रास्ते से मलाया पहुंचा। मरोड़ू ने इनका नाम लकासुक रखा। मरोड़ू ने इसका नाम क्या रखा? लकासुक रखा था। एक जनश्रुति है क्या कि पाटलिपुत्र से मंडोर नाम का राजकुमार 3री शताब्दी में समुद्र यात्रा से मलाया जाते हैं। इसने मरोड़ू ने इसका नाम लकासुक रखा था। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखेंगे तो जिस प्रकार खरगोश से कछुआ अपनी लगातार दौड़ करते हुए अपनी रेस मार गया, उसी प्रकार आप भी बाजी मार जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।